Namaste everyone, I am Avdesh Kumar and I warmly welcome you all to this continuation video of Unit 1 Introduction to Disaster Management for the UGC NET Paper 2. Today we will learn about methods of hazard, vulnerability and capacity assessment HVCA as mentioned in this underlined portion, and you can also see this yellow portion which is already covered in our previous lecture. If you still not watched the previous videos, I recommend you to watch so that it will help you to build the understanding for our upcoming lecture as well as today's lecture. So इस ये लेक्चर में पहले ही डालने वाला था, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरीज आई और वो उसमें जब ये क्वेरी एक आई कि जब इंटरनेट पे लोग इसे पढ़ना चाह रहे हैं तो यूजीसी नेट में लिखा हुआ है HVCA, यहाँ हम देख सकते हैं HVCA लिखा हुआ है, हैजार्ड वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी HVCA, लेकिन जब इंटरनेट पे लोग सर्च कर रहे हैं तो HRVA भी आ रहा है, HRVCA भी आ रहा है. सो क्वेरी इसकी ये तीनों एक ही हैं या तीनों अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो कैसे और एक हैं तो कैसे. तो इस तरीके की क्वेरी के लिए इस लेक्चर को रिफ्रेम किया गया और अब ये लेक्चर इसका आंसर करने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डेफिनेशन है इसकी जो कहती है हैजार्ड वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट इज अ क्रूशियल अप्रोच यूज्ड इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद वेरियस हैजार्ड. हर एक हैजार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होते हैं ये सब हम पहले की वीडियोस में बात कर चुके हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पर रिस्क. और अगर हम पिछली वीडियो जो लेक्चर 1 में हमने की थी यानी डिफाइनिंग कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर रिस्क में जहाँ बात की, तो ये HVCA में हैजार्ड वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी अगर आप याद करेंगे तो ये रिस्क के डिफाइनिंग कंपोनेंट थे. ये डायग्राम तब भी समझाया गया था. तो डिजास्टर रिस्क के ये डिफाइनिंग कंपोनेंट होते हैं. तो अगर आप कहीं का हैजार्ड वल्नरेबिलिटी और वहाँ की जो कोपिंग कैपेसिटी है वहाँ की कम्युनिटी की उसको निकाल लेते हैं तो आप एक तरह से वहाँ के रिस्क एसेस कर लेते हैं. अच्छा, रिस्क पता लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे मुझे कोई काम करना तो मैं ये जानना जरूर चाहूँगा कि इस काम के में कितना रिस्क है. इसमें अगर कम रिस्क है तो मैं ये काम करूँगा, ज़्यादा रिस्क है तो मैं काम नहीं करूँगा, और अगर ज़्यादा रिस्क है तो मैं काम बहुत ज़रूरी हुआ और रिस्क ज़्यादा है तो मैं ये करूँगा कि रिस्क कैसे कम हो जाए, यानी रिस्क रिडक्शन करने की कोशिश करूँगा. यही चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होती है. अगर हम इसका एक पर्पस जानने की कोशिश की हम HVCA को करते क्यों हैं आखिरकार, तो हम ये सीधे इसका आंसर दे सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि अगर हमें प्लानिंग करनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है, तो हमें प्लान बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि जहाँ का हम प्लान बना रहे हैं, जिस जगह का प्लान बन रहा है, तो वहाँ पर क्या हैजार्ड हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं उस जगह की, या किस तरह की वहाँ पर कम्युनिटी की कैपेसिटी है. कैसी कैपेसिटी का असेसमेंट करने के बाद उसको ही हम HVCA बोलते हैं, और यही हमारे सिलेबस में बेसिकली है. और जो क्वेरी आई है कि HRVCA है या HRVA है, तो ये HVCA का ही एक रूप है जिसके अंदर रिस्क को इंटीग्रेट कर दिया है. क्योंकि हम पता तो रिस्क ही लगा रहे हैं ना इसमें, कि अगर हमें कहीं का रिस्क पता चलेगा तभी हम कोई प्लान बना सकेंगे. कि अगर रिस्क ही नहीं पता होगा कि मैंने रिस्क को अगर नहीं जाना तो मैं उसका प्लान भी नहीं बना पाऊंगा. तो यहाँ पर HVCA क्या है, अगर R को देख लेंगे तो यही हमारा जो है HRVCA और HRVA और या HVCA जो कि सिलेबस का पार्ट है उसका एक कॉन्सेप्ट है. तो ये हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये इसका एक बेस हुआ. अब अगर हम देखें कि जब लोग इसको नेट पे वास्तव में सर्च कर रहे हैं HVCA के लिए जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उन्हें मिल रहा है HRVCA. अगर NDMA की आप वेबसाइट को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको HRVCA जो मिनिस्ट्री के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है, जैसे बताया ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए HVCA करना होता, तो इसमें लिखा हुआ है HRVCA इज द सोल ऑफ DMP मेकिंग जर्नी, यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने की यात्रा है उसमें HRVCA जो है उसकी आत्मा है. तो इस तरीके से हम HRVCA को देख सकते हैं, या जो हमारे सिलेबस में है HVCA को देख सकते हैं. और उदाहरण में अगर हम देखना चाहें तो गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्लान है ये भी एक प्लान है, और इसके अंदर जो 2020-21 में आया था, अगर हम इसमें देखें इसके अंदर तो HRVA और HRVCA दोनों ही वर्ड दिखाए गए हैं, जिसके बारे में असल में क्वेरी आ रही कि कहीं किसी को पढ़ने को मिल रहा है HRVA, कहीं HRVCA मिल रहा है. तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सारा समझ लेंगे कि HRVCA या HRVA या HVCA ये क्या है. तो बेसिकली सब में प्लानिंग हो रही है, तो प्लानिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से खतरे वहाँ पर हैं, किस तरीके की वल्नरेबिलिटी है, किस तरह की कैपेसिटी है वहाँ पर.
तो प्लान, तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो आगे और इसको हम समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अगर हम प्लान 2023 का देखें तो इसके अंदर भी आप जो हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी एनालिसिस और में जाकर आप 5.3 पर HRVA को लिखा गया, तो यहाँ देख सकते हैं हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी एनालिसिस HRVA। तो इस तरीके से हम तीनों के उदाहरण देख सकते हैं कि HRVCA, HRVA, HVCA हर जगह पर इस तरह से अलग अलग बदल के यूज हुआ है। तो डिपेंड करता है कि कौन उसको किस पर्पज से ले रहा है। तो कुछ लोग रिस्क मेंशन कर रहे हैं, कुछ केवल हैजार्ड वल्नरेबिलिटी एंड कोपिंग कैपेसिटी को निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप उसको सम अप करेंगे तो आप निकालेंगे उसमें रिस्क ही, और उसी के आधार पर बनेगा प्लान कि ऐसे जो रिस्क निकल के आए हैं उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिस्क कम नहीं होंगे तो हमारा आपदा प्रबंधन भी नहीं होगा। तो इसके बाद जब हम और उदाहरण में देखते हैं तो इसमें एक मेन स्ट्रीमिंग DRR इंटू सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लानिंग हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी ने इसको जो रिलीज़ किया, तो इसके अंदर भी HRVCA का जिक्र है। तो HRVCA यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ, तो इन्होंने HRVCA यूज़ किया है, इन्होंने HRVA यूज़ किया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो दोनों वर्ड यहाँ पर यूज़ किए गए हैं GIDM के प्लान में, और अगर हम NDMA में देखें तो यहाँ पर HRVCA को देखने को मिलता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है कि HRVCA या HRVA, HVCA, तो इसका ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अब आगे अगर हम नीचे चलते हैं इसको, तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक मेथड्स ऑफ हैजार्ड वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट क्या हो सकता है। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है, ये हेडिंग ये बताती है हमको कि मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो मेथड्स कई सारे हो सकते हैं कि जो भी कई जिस तरीके के मेथड की ज़रूरत होती है, कोई एक मेथड नहीं हो सकता, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मेथड अपनाया जाता है। तो ये जो टेबल है ये असल में इस हैजार्ड वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट को कम्प्रहेंसिवली डिस्प्ले करी, इसको मैंने बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैजार्ड असेसमेंट अगर करना है, पहले HVCA करना है तो हैजार्ड असेसमेंट करना होगा कि वहाँ कौन कौन से हैजार्ड है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से किसी एरिया के अंदर हैजार्ड एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ की उन हैजार्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो ये नेचुरल हैजार्ड हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, हरिकेन, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, ड्रॉट, ये सब नेचुरल हैजार्ड हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड भी हो सकते हैं, अगर कहीं इंडस्ट्री है, जैसे हमने देखा था भोपाल गैस केस में एक मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी लोग जान गए। तो अगर इसलिए वहाँ पर कई अगर इस तरीके की एस्टैब्लिशमेंट है तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, केमिकल स्पिल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इंसिडेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल हैजार्ड भी एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी, हम जानते हैं, जैसे पेंडेमिक अभी हमने देखा, एपिडेमिक्स, इन्फेस्टेशंस, इस तरीके से। और ह्यूमन इंड्यूस्ड हैजार्ड भी है कि अगर ये ना भी हो तो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहीं हो जाता है, कोई साइबर अटैक हो सकते हैं। इस तरीके से हैजार्ड असेसमेंट करना होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस पर टेररिस्ट अटैक होता है तो वो भी एक तरह का हैजार्ड है कि उस पर हो सकता है। तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा, HVCA करना होगा, क्योंकि जब प्लान बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इसी तरीके का भी जो हमारे द्वारा असेस किया जाएगा वो हैजार्ड डिजास्टर में बदल सकता है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर कहीं बाढ़ आती है तो कितनी फ्रीक्वेंसी भी आती है, हर साल आती है, हर 10 साल में आती है, किस तरीके से आती है, और आती है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, और ड्यूरेशन कितनी होती है, उसकी स्पीड ऑफ ऑनसेट क्या होता है। कुछ डिजास्टर्स का ऑनसेट बहुत तेज़ होता है, कुछ डिजास्टर्स धीरे धीरे, जैसे ड्रॉट जैसी जो होती हैं घटनाएं वो बहुत लंबा समय लेती हैं, उनका ऑनसेट बहुत धीमा होता है, और कुछ बहुत ही क्विक होती है, जैसे लाइटनिंग या फिर इस तरीके की जब घटनाएं होती तो इतना तेज़ होती हैं कि समझने का मौका नहीं मिलता। स्कोप ऑफ इम्पैक्ट, यानी किस जियोग्राफिकल एरिया पर कितनी कौन सी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, या उनको कितना प्रेडिक्ट किया जा सकता है, फोरकास्टिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इसके आधार पे मेथड्स को अगर हम देखें तो अगर आपको अर्थक्वेक फॉर एग्जांपल उसका हैजार्ड का एनालिसिस करना तो उसका फ्रीक्वेंसी पता चलेगा हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस से, तो हम कह सकते हैं मेथड है। हैजार्ड मैपिंग करनी पड़ेगी GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करके, जैसे फ्लड जोन्स कौन कौन से भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में बाढ़ आती है, और फ्लड जोन्स हम अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
रिमोट सेंसिंग यूज़ कर सकते हैं, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन किया जा सकता है। ये सब मेथड्स हो गए इसके। फील्ड सर्विस कैन बी द वन मेथड एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्सपर्ट उस क्षेत्र के अंदर 20-30 साल से काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है, तो दे आर ऑल्सो द सोर्स। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मेथड फॉर हैज़र्ड असेसमेंट। आगे अगर चलें तो जैसे हैज़र्ड असेसमेंट था वैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है। हैज़र्ड और वल्नरेबिलिटी में क्या अंतर होता है, ये आपको हम प्रीवियस वीडियोस में अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वल्नरेबिलिटी को एक्सेस करने के लिए, यानी कि कितनी ससेप्टिबिलिटी है और या फिर किसी कम्युनिटी की या इंफ्रास्ट्रक्चर की डैमेज के प्रति कितना ससेप्टिबल है वो, तो ये पता लगाया जाता है इसमें, यानी इसका ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है। अब इसमें वल्नरेबिलिटी कई तरह की हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, इन्वायरमेंटल हो सकती है। फिजिकल वल्नरेबिलिटी का एग्जांपल है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, और किस लोकेशन पे, जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसी इमारत है जो बहुत पुरानी है और वो गिरने को तैयार है, तो वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी उसकी क्वेश्चनेबल है, हाँ फिजिकल वल्नरेबिलिटी बड़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी। और कौन सा मटेरियल, कौन सा डिज़ाइन हुआ है, डिज़ाइन पे बहुत डिपेंड करता है। बिल्डिंग कोड से अकॉर्डिंग से अगर डिज़ाइन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी उन स्ट्रक्चर्स की, अगर अर्थक्वेक आता है तो। इसके बाद सोशल वल्नरेबिलिटी, डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, हेल्थ स्टेटस, डिसेबिलिटी के हिसाब से अलग होती है। जैसे अगर इसका उदाहरण समझे तो कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोविड की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा थी। इस तरीके से बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, महिलाओं पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी आपदा का, इस तरह से। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एक्सेस ऑफ सर्विसेज, कम्युनिटी कोहेजन, कि कैसे कम्युनिटी कोहेजन है वहाँ पर, ये एग्जिस्ट करता है, फिजिकल वल्नरेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में मतलब जैसे कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है। जैसे एग्रीकल्चर किसी ड्रॉट प्रोन एरिया में बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाता है, तो अगर एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है फसलें प्रभावित हो जाएंगी। वो फसलें अगर प्रभावित हो जाएगी तो उससे आने वाला जितना भी पैसा है या राजस्व है, जितनी आमदनी है, वो प्रभावित हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, किसी आपदा के बाद हम वहाँ पर समाज को कैसे वापस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकम लेवल्स, उनकी सेविंग्स कैसी हैं, इनकम लेवल कैसे हैं, इंश्योरेंस कवरेज है या नहीं है। तो अगर वहाँ पर इस इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, तो अगर मान लीजिए जैसे किसी की कार का एक्सीडेंट हो गया और लेकिन वो इंश्योरेंस में है, तो उसको ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान नहीं होता है उस पार्टिकुलर एक्सीडेंट से, या कह सकते हैं कि डिज़ास्टर से। डिज़ास्टर को हम लोग एक एनालॉजी की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एक्सीडेंट के। लेकिन अगर वो उसका इंश्योरेंस नहीं होता है तो फिर क्या होता है, सारे के सारा जो नुकसान है उसके ऊपर होता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इंश्योरेंस कवरेज। ऐसे ही इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी होती है, इकोसिस्टम हेल्थ, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज। जैसे इंडियन हिमालय रीजन, IHR रीजन है, कोस्टल जो हमारा बाउंड्री है, दीज आर मोर वल्नरेबल। दैट्स वाई कि यहाँ पर अगर हम इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी की बात करें तो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है, कि बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट हो सकती है, कोई खास तरह की वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ये हमें वल्नरेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ता है। दैट्स वाई इसे बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली समझा जाएगा, क्योंकि इसी के बाद में इसके मेथड डेवलप किए जाते हैं और यही क्वेश्चन है, यही सिलेबस के अंदर लाइन है। तो अगर आपको वल्नरेबिलिटी पता लगानी है तो फिर एक्सपोजर कि किस डिग्री तक वहाँ के एलिमेंट्स, लोग या प्रॉपर्टी सिस्टम वहाँ पर रिस्क पर है। इसके अलावा सेंसिटिविटी क्या है वहाँ पर, कि कैसे वहाँ पर जो लोग हैं वो किसी हज़ार्ड के लिए एक्सपोज हैं, कितनी सेंसिटिविटी है वहाँ पे। अडाप्टिव कैपेसिटी क्या है, कि कैसे लोग अडाप्ट कर सकते हैं हैज़ार्ड से, या पोटेंशियल अगर कोई डैमेज हो जाता है तो कितनी जल्दी कोपिंग कैपेसिटी उनकी काम करेगी। तो इस तरीके से यानी कि किस तरीके से अडाप्ट करते हैं वो किसी सिचुएशन को, अभ्यस्त होते हैं उसके। और इसके लिए अगर मेथड की बात करें तो सर्वे, क्वेश्चनर यूज किया जा सकते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अगर आप करना चाहेंगे तो आपको डेमोग्राफिक डेटा के लिए वहाँ का सर्वे क्वेश्चनर्स को डेवलप करना होता है। इसके बाद पार्टिसिपेटरी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, PVA यूज़ होता है, ये भी एक मेथड है। तो इसमें कम्युनिटी के मेंबर्स को इंगेज किया जाता है कि वल्नरेबिलिटी और उनका जो रिस्क है, कौन सा रिस्क ज़्यादा है, किस चीज़ का, किसका कम है, मॉडरेट है। इस तरीके से रिस्क मैट्रिसेस ये बनाई जाती हैं। इससे क्या है कि वल्नरेबिलिटी को रैंक कर सकते हैं सीवियरिटी के आधार पे, कौन सी ज़्यादा सीवियर है, कौन सी कम है, या कौन सी ज़्यादा हो सकती है लाइकलीहुड के आधार पर। इसके बाद
जो कैपेसिटी असेसमेंट है यानी HVCA का, तो CA है, तो इसमें अगर हम देखें तो कैपेसिटी असेसमेंट हम कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे हम इवेल्यूएट करते हैं कि किसी इलाके के लोगों की या वहाँ के रिसोर्सेज की क्या स्ट्रेंथ है, कोई आपदा आएगी तो कितना कोप कर सकते हैं। जैसे किसी जगह पर अगर फ्लड सिचुएशन है, वहाँ पर लोगों को नाव चलानी आती है या स्विमिंग आती है, इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं, या लाइफ सेविंग स्किल्स आते हैं, CPR आता है, इस तरीके के और स्किल्स अगर उनको आता है तो उनकी कोपिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और हमने केरला फ्लड में इसका एग्जांपल देखा था, केरला फ्लड 2018 का केस, जिसमें वहाँ के जो लोकल मछुआरे थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो कोपिंग कैपेसिटी असेसमेंट इस तरीके से होता है कि जितने ज़्यादा लोग कोप कैपेसिटी रखेंगे उतना ज़्यादा डिज़ास्टर मैनेजमेंट वहाँ पर इफेक्टिव हो जाएगा। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऐसी बात की गई कि ट्रेन पर्सनल स्पेशलिस्ट हैं या नहीं है, नॉलेज एंड अवेयरनेस कितनी है उस सोसाइटी के अंदर डिजास्टर्स के प्रति, सोशल कैपिटल, कम्युनिटी नेटवर्क, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, लीडरशिप एंड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीडरशिप एंड गवर्नेंस अगर बहुत प्रोटेक्टिव होती है तो वो इन सब चीज़ों को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिजिकल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स, ब्रिजेस, शेल्टर हाउसेस है, ठीक है, साइक्लोन शेल्टर हाउसेस जैसे बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज वहाँ पर है। तो अगर कोई आपदा होती है तो वहाँ पर रिस्पॉन्स जब करेंगे तो, या रिकवरी के प्रोसेस के अंदर वहाँ इक्विपमेंट्स अगर हैं, जैसे आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की इनफ अवेलेबिलिटी है, या इस तरीके के और जो रिस्पॉन्स करने में हमें आता है, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज क्या है वहाँ पे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो फंडिंग मैकेनिज्म क्या होगा कि लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल फंडिंग क्या है वहाँ पर किसी भी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। इंश्योरेंस एंड क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल है। इसके अलावा इकोनॉमिक रेजिलियंस, कम्युनिटी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी, वहाँ ये सब इम्पोर्टेंट रोल है प्ले करते हैं कैपेसिटी असेसमेंट पता करने में। तो डाइवर्स, कितनी डाइवर्स हैं वहाँ पर, यानी इनकम्पासिंग द वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स एंड लेवल्स, यानी किसी एक सेक्टर का एक लेवल पे तैयार होना कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ सबका इंक्लूजन होना चाहिए, बहुत डाइवर्स होना चाहिए। इस तरीके से अगर है तो बहुत अच्छा है। डायनामिक होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफीज और इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो वहाँ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, यानी जिस चीज़, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो हैजर्ड है वो कुछ और है लेकिन कोपिंग कैपेसिटी किसी और चीज़ की डेवलप हुई, तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड यानी कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक ही तरह की रिस्पॉन्स को कई सारे लोग करने लगते हैं और एक तरह का रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा होता, तो इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सस्टेनेबल, ये भी है कि लॉन्ग टर्म रेजिलियंस को अगर आपको सुनिश्चित करना है तो वहाँ पर कैपेसिटीज़ को इस तरीके से डेवलप करना होगा कि वो सस्टेनेबल भी हो। रिसोर्स मैपिंग एक मेथड है ये, कि वहाँ पर जो जो रिसोर्सेस हैं उसको मैप करके रखें कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें अवेलेबल है। फ्लड एरियाज़ के अंदर जैसे लाइफ जैकेट, लाइफ और बोट्स और इस तरीके की अवेलेबिलिटी, तो रिसोर्स मैप करके रखें कि आपदा के समय में आप कुछ ढूंढने निकलेंगे तो वो शायद उस समय में ढूंढने में ही बहुमूल्य समय चला जाए। गोल्डन आवर्स हमारे जो होता है कि जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स जो हम कर सकते हैं वो गोल्डन आवर हम खो दें। कैपेसिटी इन्वेंट्री लिस्टिंग, कितना इन्वेंट्री हमारे पास में है, कितना ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन के पास है, ये सब पता होना चाहिए इनका, ये भी कैपेसिटी के अंदर आता है। स्टेक होल्डर एनालिसिस में अगर हम जाएंगे तो की स्टेक होल्डर्स और उनका जो रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर उनको उसको डिफाइन किया जाता है। ये भी एक स्टेक होल्डर एनालिसिस कर सकते हैं हम कि किस स्टेक होल्डर का क्या रोल है वहाँ पर है, तो ये भी एक मेथड है और कैपेसिटी इन्वेंट्री बनाया जा सकता है। तो ये कुछ HVCA का एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि है। इसके बाद अगर हम मेथड्स को एक मेथड स्पेसिफिक अगर हम देखें तो एक कोई मेथड हर जगह यूज नहीं हो सकता, इसलिए वो केस टू केस डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हैज़ार्ड असेसमेंट हमारा जो है वो हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, हैज़ार्ड के एनालिसिस, एक्सपोजर असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, इन सब में कैटेगराइज किया जाता है। अलग अलग मेथड हो सकते हैं। यहाँ पर डेवलप जितने मेथड पॉपुलर हैं और जो बहुत यूज होते हैं उनको लिया गया है, जैसे हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, हैज़ार्ड मैपिंग, एक्सपर्ट कंसल्टेशन। अगर हम देखें इम्पैक्ट असेसमेंट तो सीनियरो एनालिसिस, यानी हम एक सीनियरो दे देंगे कि इस पार्टिकुलर अगर स्थिति आ जाए तो लोग कैसे
वहाँ पर एक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि भूकंप आने की स्थिति में लोग कैसे किसी बिल्डिंग को एवेक्यूएट करेंगे, सिनेरियो एनालिसिस किए कर सकते हैं। इम्पैक्ट मॉडलिंग, अगर इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ का तो उसका आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं। और डेमोग्राफिक एनालिसिस, लैंड यूज सर्वे, बहुत सारे मेथड्स हैं। फिजिकल वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी के लिए अलग अलग है। जैसे इंस्टीट्यूट में तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पॉलिसी एनालिसिस की एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कैपेबल है या नहीं। इंस्टीट्यूशनल ऑडिट हो सकते हैं, कैपेसिटी असेसमेंट, बहुत सारे मेथड्स हैं। कैपेसिटी असेसमेंट, जैसे ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है तो हम देखेंगे TNA, जैसे ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, वहाँ पे ट्रेनिंग कौन सी दी जानी जा सकती। जैसे कोई एरिया है जहाँ पर बहुत ऐसी घटना होती है जहाँ पर आग लगती है, तो वहाँ पर हमें फायर इक्विपमेंट को ऑपरेट करने का, या फिर फायर ब्रिगेड जब तक नहीं आती है तब तक किस तरीके से हैंडल करना सिचुएशन, इस तरीके की ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप हो सकती है, सर्वे हो सकता है। फ्लड सिचुएशन जहाँ पर है वहाँ पर उस तरह की कैपेसिटी डेवलप की जा सकती है। इंडिया के अंदर जैसे बिहार और बंगाल में अक्सर ऐसा होता है, दामोदर रिवर, और बिहार के अंदर जो है कोसी रिवर। तो इस तरीके से हमारे पास में डिफाइंड है कि यहाँ पर इस तरीके के ही हैजर्ड एग्जिस्ट करते हैं और वो डिजास्टर में कन्वर्ट होते हैं, तो वहाँ की कैपेसिटी को इस तरह से डेवलप किया जा सकता है। ऐसे ही फाइनेंशियल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो बजट एनालिसिस, उसकी कितना फंडिंग या कितना बजट, फाइनेंशियल ऑडिट किया जा सकता है, इकोनॉमिक असेसमेंट किए जा सकते हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ मेथड, और ये मेथड्स ही केवल हैं ऐसा नहीं है, नए मेथड्स भी डेवलप किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केस एंड रिक्वायरमेंट। अब जो हमारा ऊपर HRVCA, HRVA, HVCA, इसका ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आए थे हमारे पास इस तरीके की क्वेरीज, आई थिंक इसका आंसर भी मिल गया होगा, और हमारे पास में जो इससे रिलेटेड टॉपिक है ये भी क्लियर हुआ होगा। इसमें इंटीग्रेटेड HVCA को अगर हम देखें तो रिस्क एनालिसिस में हैजर्ड वल्नरेबिलिटी कैपेसिटी को कंबाइन करने की बात की जाती है, जिससे एनालाइज किया जाता है। तो अगर हम ऊपर के हमने जो अभी पढ़ा तो उसमें देखा था कि रिस्क का डिफाइनिंग कंपोनेंट होते हैं ये, तो यह एक तरीके का हम डिफाइनिंग कंपोनेंट को पता लगा के रिस्क ही पता लगा रहे हैं। और अगर हमें रिस्क पता चल जाएगा उसके बाद हमें स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज हम अपना सकेंगे, जैसे कि रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिंग लिव्स एंड अदर फिजिकल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल मेजर हो गए। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में पॉलिसी डेवलपमेंट, पब्लिक एजुकेशन, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हम लोग लगा सकते हैं। जैसे अगर हम भूकंप का उदाहरण दें, हमें पता चला कि किसी जगह पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बड़ा वल्नरेबल एरिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक जोन, तो हम ये वहाँ पर जो रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं बिल्डिंग की एज पर द बिल्डिंग कोड। साथ के साथ में नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, जैसे वहाँ पर अगर भूकंप आएगा तो किस तरीके से लोग इवैक्यूएट करेंगे, बाहर जाना है नहीं जाना है, कुर्सी के नीचे, मेज के नीचे, कोई मजबूत चीज़ के नीचे छुपे, या कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों मेजर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती है अगर रिस्क डिफाइन हो जाता है, और वैसा हैजर्ड वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट के द्वारा ही पॉसिबल है। एक्शन प्लानिंग हो सकती है कि HVCA फाइंडिंग के आधार पर क्या बनेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो कंप्रहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने में आसानी होती है, क्योंकि अगर आपको रिस्क पता ही नहीं होगा तो आप प्लान किस चीज़ के लिए करेंगे। तो ये एक टूल है जिससे हमें ये पता चलता है। तो मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, ये किसी जगह पर क्या हैजर्ड हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, कैपेसिटी, इसको अपडेट और इम्प्रूव, अपडेटेड इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि प्लानिंग बहुत अपडेटेड रहती है। और इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को बना लेना काफ़ी नहीं है, उसको एक रिव्यू के बाद में अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जो असेसमेंट आपने HVCA किया हो उसमें नए हैजर्ड ऐड हो गए हों, तो इस वजह से प्लान को भी अपडेट किया जाता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019-20 डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन पूर्वा मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल की डेफिनेशन जो इनके डॉक्यूमेंट में दी गई है इस प्लान में, तो ये भी हैजर्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट HRVCA की बात करते हैं। तो हैजर्ड वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटीग्रल part for disaster risk reduction. Disaster risk reduction is only possible if you know the risk well. So that is why identification of the risk हम इस HVCA एक्सरसाइज के द्वारा कर सकते हैं, चाहे HRVCA से कर सकते हैं। हमने देखा है डिफाइनिंग कंपोनेंट होते हैं। So after that we can go for risk reduction planning कि कैसे हम रिस्क रिड्यूस करेंगे। So
अगर हम की टेकअवेज में बात करें तो एक टूल है जिससे हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को डेवलप कर सकते हैं, यानी प्री रिक्विसाइट है एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की। और जैसा कहा भी गया है, HRBCA इज द सोल ऑफ DMP मेकिंग जर्नी, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड हियर वी कैन ऑल्सो सी some questions on the basis of this learning, or we can see which is of the following is not a component of HVCA, यानी इसमें से HVCA का component कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हैजर्ड असेसमेंट होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बिल्कुल होता है, कैपेसिटी असेसमेंट होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता, तो ये आंसर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए हैजर्ड असेसमेंट इन HVCA, कि प्राइमरी पर्पज क्या होता है, तो हम देखें कि क्या to evaluate the potential hazard in a given area. Yes, this is the purpose. So we can see this to evaluate the potential hazard. हम hazard ही पता लगाते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें अगला क्वेश्चन कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HVCA vulnerability refers to, यानी HVCA में vulnerability क्या बताती है। So this we can see the option here, the probability of hazard occurring, the level of exposure and susceptibility to harm, the resource available for disaster response, the resilience of infrastructure। तो ये दो तो एलिमिनेट वैसे ही हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजार्ड अकरिंग, यानी यहाँ पर ये भी नहीं है कि हैजार्ड अकरिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें नहीं पता लगानी है, तो हमें क्या करना है, लेवल ऑफ एक्सपोजर एंड ससेप्टिबिलिटी नुकसान की कितनी है ये पता लगाना है, तो ये बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि What is the method is commonly used for community based HVCA। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड के लिए हमारा मेथड क्या है, तो हम देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन जो है GIS मैपिंग एक मेथड जरूर होता है, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड HVCA के लिए हम इतना सिग्निफिकेंट नहीं मान सकते। फोकस ग्रुप डिस्कशन, हाँ ये हो सकता है कि हम कोई एक एरिया फोकस करें, उस पर ग्रुप डिस्कशन करें कम्युनिटी के साथ। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से भी पता नहीं चलेगा, रिमोट सेंसिंग से भी पता नहीं चलेगा, तो बी इज द राइट आंसर। Fifth, we can see the term capacity in HVCA refers to, HVCA में capacity क्या रेफर करती है, तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड फायर डिजास्टर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कैजुअलिटी का नंबर है। और द रिसोर्सेज एंड एबिलिटीज अवेलेबल टू मैनेज एंड रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, हमने कंप्रेहेंसिव टेबल में देखा था कि ह्यूमन और वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, इसका ही पता लगा रहे, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। सो today's lecture was a little bit lengthy, but as you can see it is a comprehensive topic, so it was needed one. So for now I am summing up this lecture, and if you have any query or any further information you need regarding today's topic, so you can contact me on these contact details, and you can subscribe the channel, and so that you can get the quick updates. So we will meet in the next lecture. Thank you.